नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। कल जब पूरे देश में ईद मनाई जा रही होगी तो कश्मीर में काली ईद होगी। कश्मीर में मातम पसरा रहेगा। सेना के शहीद राइफलमैन औरंगजेब और वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या ने रमजान के पवित्र महीने को फिर दागदार कर दिया। जम्मू कश्मीर में एक तरफा एनकाउंटर इसलिए किए गए ताकि लोग अमन और चैन के साथ रमजान मना सके, लेकिन आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान को यह मंजूर कहां था, इसलिए वो खून खेलते रहे। सूत्र बताते हैं कि शहीद औरंगजेब और शुजात बुखारी की हत्या के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक कश्मीर में आईएसआई के इशारों पर हत्याएं की जा रही हैं। मकसद यह है सेना में शामिल हो रहे कश्मीरियों को डराया जा सके। साथ ही खुफिया एजेंसियों को शक है कि राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की हत्या में पाकिस्तानी आतंकी नवीद जट भी शामिल था। हालांकि पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स जारी है। बुखारी के हत्यारों को कटघरे में खड़ा करने के लिए वो भारत से कह रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कश्मीर की काली ईद का पाकिस्तान से हिसाब कब होगा। इसलिए ताल ठोक के हम सवाल पूछ रहे हैं, पाकिस्तान की दलाली से कश्मीर की ईद काली। दूसरा सवाल कि आखिर पाकिस्तान को कश्मीर में कत्लेआम की आजादी कब तक मिलती रहेगी। तीसरा सवाल यह कि पाकिस्तान को अब मिलेगी एनकाउंटर वाली ईदी। और चौथा सवाल, कश्मीर पर कब खत्म होगी पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स। और ताल ठोक के पांचवां सवाल कि पापी पाकिस्तान की हेकड़ी का अंतिम जवाब हम देंगे कब। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में बहस की शुरुआत करें उससे पहले रिपोर्ट। पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं, वो तो चोर है, वो तो ऑलरेडी चोर है। वो बैठा उधर खारा पीरा बीच में घुसेड़ दिए, 2-4 घुसेड़ दिए, 20 इधर से खड़े कर दिए, 20 इधर घुसेड़ दिया तो 100 यहाँ से खड़ा कर दिया। हथियार खाली बिजनेस कर रहा है। वहाँ की जनता में इस बात को लेकर खुशियाँ थी, उन्हें ठीक लग रहा था ये, लेकिन ये पाकिस्तान को ठीक नहीं लगा, आतंकी समूह को ठीक नहीं लगा है। उन्होंने कुछ बीच में धांधलियाँ की है, फायरिंग किया है, ये बात सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डेली विजिट की तरह काम करती है, पैचवर्क की तरह काम करती है। जिस तरह से 90 और 91 में हालात थे, वहाँ आज हालात पहुँचे, बल्कि मैं अगर ये कहूँगा कि उससे बुरा हाल आज वादी में है। पाकिस्तान प्लस लोग हैं, समय समय पर इस प्रकार के घिनौने जो कायरतापूर्ण हरकत होती है तो निश्चय ही ये बड़ी चिंता का विषय है। हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रिव्यू करना होगा, तो नई पॉलिसी बना करके इनको बुरी तरह से कुचलना होगा। 4 साल से आपकी और महबूबा मुफ्ती की हुकूमत है। कौन सी हुकूमत है? पाकिस्तान से दहशतगर्द घुस जाते हैं, एनओसी से फायरिंग होती है, 10,000 हिंदुस्तान के लोग अपना घर छोड़कर दूसरे मुकामात पर रह रहे। क्या पॉलिसी है आपकी? जो आतंकवादी हैं, ये जो अलगाववादी हैं, इनका ना तो इंसानियत से कोई लेना देना है, ना इस्लाम से कोई लेना देना है। आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को उसका माकूल जवाब मिलेगा। वेट एंड वॉच। ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और कश्मीरियों का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन इस दुनिया में है वो पाकिस्तान ने खेला है। पाकिस्तान जो है मजहब के नाम के ऊपर एक कलंक है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। शाहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परवेज आलम हमें ज्वाइन करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में काम कर चुके हैं, फिलिस्तीन, जर्मनी, जॉर्डन समेत कई देशों में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। परवेज साहब, आपका भी स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यूपी के रुद्रपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमीज मखदूमी, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, इससे पहले जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता भी हैं। मखदूमी, आपका स्वागत है, आप श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बेटे कैप्टन विजन थापर करगिल जंग में शहीद हुए थे, उनके पिता हैं और पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। थापर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। असद खान फलाही हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, 2017 में मॉस्को में रशियन प्रेसिडेंसी एकेडमी में ग्लोबल लीडरशिप समिट में लेक्चर भी दे चुके हैं। फलाही साहब, स्वागत है आपका। सुशील पंडित हमें ज्वाइन करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक, जम्मू कश्मीर की राजनीति के जानकार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से होंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल शाहनवाज हुसैन साहब आपसे,
कब तक हम ये सर सुनते रहेंगे, कब तक ये होता रहेगा? पाकिस्तान की साजिश, आईएसआई हुक्म देता है अपने दलालों को। आज देखिए पूरे कश्मीर में ईदी काली हो गई। एक तरफ उस जाबाज औरंगजेब को मरवा दिया गया, दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार बुखारी जिसकी हत्या में भी पाकिस्तान का हाथ है। क्यों सर अब इतने ज्यादा हम पैलेसेस रहेंगे पाकिस्तान के आगे? कब इसका करारा जवाब नहीं दिया जाता? नहीं, ये सही है, आपने कहा कि जिस तरह की हरकत हुई है ये बहुत दुखद है। पूरा देश उस बात से दुखी है, पूरा जम्मू कश्मीर दुखी है। ये आतंकवादियों का न दीन है, न ईमान है, न इनका कोई मज़हब है, न इनका कोई देश है। ये सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। मज़हब के नाम पर नौजवानों को भड़काते हैं, जिहाद की बात करते हैं। और शाहनवाज जी गोली की भाषा ये समझते हैं, लेकिन गोली तो यहाँ अपनों को पड़ रही है ना सर। पाकिस्तान खुले में आकर के गोली मार रहा है, पाकिस्तान जर्नलिस्ट को गोली मार रहा है, पाकिस्तान आम कश्मीरी को गोली मार रहा है, पाकिस्तान सेना के जवानों को गोली मार रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करते पाकिस्तान के खिलाफ? तब जाकर जब जी अब ये बस रात बाकी है और बात बाकी है। आज 30वां रोज़ा है। सरकार ने रमज़ान में ज़रूर अपने तरफ से ऑल आउट ऑपरेशन बंद किया था, लेकिन सेना को या पैरामिलिट्री फोर्स को ये इजाज़त दी थी कि जब भी कोई इस तरह की हरकत हो आतंकवादियों के साथ तो सख्ती से उसको निपटा जाए। और जो हरकत हुई है इसका बदला लेंगे और सूद सहित लेंगे। ये जो आतंकी हैं इनको जवाब मिलेगा। और हम जानते हैं कि जितना गुस्सा आपके मन में है हमारे मन में भी उतना ही गुस्सा है, हर भारतीय के मन में है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, लेकिन मुझे तो कहीं पॉलिसी कुछ नजर नहीं आती। पहले दिन सीज फायर होता है, पहले दिन सीज फायर होता है, वहां पुलिस को मार दिया जाता है। पहले दिन सीज फायर होता है, दूसरा रोजा होता है, वहां बच्चों पर फायरिंग कर दी जाती है, बच्चों की बहन को मार दिया जाता है। तीसरे दिन होता है आम कश्मीरी को निशाना बनाया जाता है, बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया जाता है। आज देखिए वो जवान अपने घर ईद मनाने के लिए लौट रहा था, क्योंकि सीज फायर था, हाथ बंधे हुए थे, उसको निशाना बना दिया जाता है। पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है और ऐसे में हंसराज अहीर कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं। सर ये एक्सपेरिमेंट था सीज फायर, इसका हल अभी देखेंगे सर। एक्सपेरिमेंट इनके नाम पर होगा सर, जवानों की कुर्बानी दे करके हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हंसराज अहीर जी ने कहा कि हम ऑल आउट भी कर रहे हैं, तो वो भी तो हमने अपने तौर पे शुरू किया था जो पहले नहीं हुआ। हमने रमज़ान के महीने के वक्त में लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया, बड़े हृदय से वो प्रस्ताव स्वीकार किया क्योंकि आम शहरी को दिक्कत न हो। लेकिन ये आतंकी हैं, इनको कोई मज़हब से लेना देना नहीं, कोई रमज़ान से लेना देना नहीं। इनको जिस भाषा में जवाब देना चाहिए तो उस जवाब में हमारी तो जानी चाहिए थी ना अनाउंसमेंट। तब तक तो कह देते कि इनका कोई दीन धर्म नहीं, एक रोजे का भी इंतजार नहीं करेंगे, इन्होंने हमारा बहुत इंतजाम ले लिया, बहुत खून बहा दिया, अब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए था ना। अखिलेश प्रताप सिंह विपक्ष के तौर पर, अगर मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर के हमारा टोटल ये फेलियर है कि कोई अगर पॉलिसी नहीं है, तभी ये नतीजा भुगतना पड़ रहा है, तभी हम अपने जवानों की शहादत दे रहे हैं, हम कश्मीरी भी ऐसे मर रहे हैं। तो क्यों ना मैं ये मानूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष का जो रोल होना चाहिए था वो रोल भी उतना स्ट्रेंथन नहीं है। अगर वो रोल इतना स्ट्रेंथन होता तो विपक्ष तो वो होता है जो अपनी पॉलिसी को चेंज करने पर, 1 महीना क्या 10 दिन के अंदर ही चेंज करने पर, घुटने टेकने पर पक्ष को मजबूर कर देता। नहीं, सारा दोष विपक्ष का है। जब से मोदी जी आए हैं प्रश्न विपक्ष से, दोष विपक्ष से। सर मैंने शुरुआत किससे किया? मैंने शाहनवाज हुसैन से शुरुआत किया। उसे विपक्ष फेलियर उनका है, लोग मारे जा रहे हैं। मैं तो पहले दिन जो बोला, लोकतंत्र में आस्था रखता सवाल तो मैं आपसे भी पूछूंगा सर। मैं अब बोलूं, मैं बोलूं आपके प्रश्न के उत्तर में मेरा यही उत्तर है कि जो लोकतंत्र में आस्था और विश्वास रखता हो, जो लोकतंत्र में विपक्ष को दूसरी पटरी मानता हो, वो लोकतंत्र की बात सुनता है। जो हिटलर शाही सोच का व्यक्ति जब बैठा हो तो लोकतंत्र नहीं समझता है। आज हम तो अपेक्षा करते थे कि कश्मीर के गिरते हुए हालात पे प्रधानमंत्री जी के घर पे कोई बैठक होगी, लेकिन अभी कुछ देर आपसे पहले एक चैनल पे था, वहाँ बताया जा रहा था कि अगले चुनाव की रणनीति के लिए मोहन भागवत जी और आरएसएस के साथ प्रधानमंत्री के घर पे डिनर है। आज सत्ता विस्तार, प्रचार और प्रसार। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने उनके भाई की, औरंगजेब के भाई की, शहीद औरंगजेब के भाई की आपने बाइट सुनी? उनके पिता की बाइट सुनी? वो क्या कह रहे थे? ये नेता लोग हैं, ये सीट के लिए काम करते हैं, एक पार्टी का नाम नहीं लिया, वो सभी नेताओं को कह रहे थे कि कश्मीर में सिर्फ ये चाहते हैं सियासत और ये चाहते हैं कि हमारे बेटे मरते रहें। वो सब पार्टियों को कह रहे थे सर। जी जनाब, अब आप बोले तो मैं फिर बोलूं।
लेकिन जवाबदेही उसकी होती है जिसे जिम्मेदारी मिली होती है। ये जानते हैं ना लोकतंत्र में आप, जिसे सत्ता मिली है उसे दबाव तो आपने भी बनाया होता, फिर ऐसा दबाव बना दिया होता। मैं क्यों ना मानूं कि जब देंगे नहीं आप, जब अपने वक्त में अरे सर आप नहीं सुन सकते आप मेरी बात। यही है मोदी जी भी यही करते, नहीं सुनते हैं। मोदी जी भी यही नहीं सुनते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। अभी खबर आई कि 4 साल में मात्र 17 बार लोकसभा में बैठे। यही तो वजह है जो हो रहा है वहां। कोई बहस पे कोई, अरे भाई बात तो सुनो, बात सुनोगे तब ना उस पे अमल करोगे, तब ना उस पे चलोगे। आपको 30 सेकंड 40 सेकंड बात ही नहीं सुनता कोई, क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं है वो बात मत करो। ठीक है, जो पसंद नहीं है वो बात मत करो, वो बात मैं नहीं सुनूंगा। ये निजाम है। कहते 10 सर लाऊंगा, तुरंत बुला लिए नवाज शरीफ को, बिना बुलाए चले गए नवाज शरीफ साहब के यहाँ। 4 साल से ज्यादा हो गया। आज कश्मीर पे और पाकिस्तान पे मोदी जी की नीति क्या है, कितने बार यू टर्न लिया है, हम आपको याद नहीं कर सकते कि क्या इशू कह रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कश्मीर में सीज फायर दे करके मरवा रहे हैं हमारे भारतीय सेना के जाबाज जवानों को और जाबाज जर्नलिस्टों को, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भारत सरकार जाने मरवा के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पत्थरबाजों से मुकदमे हटवा के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी एग्जैक्टली, तभी मैंने अखिलेश जी बोला ना कि मेरा सवाल तो सत्ता से ही है और सीधे सीधे सत्ता सुख से है, अनहोली अलायंस से है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अभी हम कल से देखेंगे। ऐसे में थापर साहब, यहां पर हम ईद का गिफ्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान को गिफ्ट दे रहे हैं। पाकिस्तान में हुक्मरान बैठ करके कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो, और पाकिस्तान के लोग अपने दलालों के थ्रू वहां पर पत्रकारों को मरवा रहे हैं, औरंगजेब जैसे लोगों को मरवा रहे हैं, जो कि यह दहशत के तौर पर दिखा रहे हैं कि कोई फौज में ना भर्ती हो जाए कश्मीरी, वरना हम आपको इस तरीके से मरवा देंगे। और हम उस पाकिस्तान से बातचीत की बात करते हैं। सर, आपका बेटा तो युद्ध में शहीद हुआ था, करगिल, पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए। ये तो वैसे ही दे दे रहे हैं अपने बेटे पाकिस्तान को। चलिए, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आपको थोड़ी सी अच्छी खबर दे देता हूं कि जिन्होंने कत्ल किया है उनमें से एक पकड़ा गया है और इसकी इंटरोगेशन चालू हो गई है। तो ये एक छोटी सी खबर है, बिल्कुल, जो अभी जल्दी से जल्दी पाकिस्तान तक पहुंच जाए। और उन तक भी कोई मर्सी नहीं, दे शुड बी ब्रॉट टू, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ब्रूटली मारा औरंगजेब को। मैं तो उनको बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी कामयाबी इतनी जल्दी कर दी। एक आदमी को पकड़ के, जो चौथा था उसको उन्होंने पकड़ लिया। शौकत के जो कातिल थे उनमें से चौथा आदमी पकड़ लिया, उसकी इंटरोगेशन शुरू हो गई। अब देखिए, सवाल यह है कि इस तरह की जब माहौल है, अपने घर के अंदर ही हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते और वो कहते हैं कि रूलिंग पार्टी गलत है, रूलिंग पार्टी किसी और के ऊपर डाल रही है। इसके लिए सिनर्जी चाहिए, सबकी ताकत एक पॉइंट पे आनी चाहिए, तभी आप कोई नतीजा हल कर सकते हैं। और यही कमजोरी है जिसका पाकिस्तान पूरी तरीके से फायदा उठा रहा है। बिल्कुल। और जो भी अब आज हो रहा है यहाँ पर, वो पाकिस्तान ने देख लिया। प्लीज, ये कमजोरी है, गलत कर रहे हैं। सरकार के अखंडता की हर नीति पे मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अब बोलने का मौका दीजिए। अभी थोड़े दिन पहले यही बहस हो रही थी और जब हम ये बात कर रहे थे, वहां कांग्रेस के मणिशंकर आयर हुर्रियत वालों के साथ बैठे हुए थे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, फिर आप कहते हैं कि कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? क्या आपके वक्त में आपने सीज़फायर नहीं किया था? क्या उस वक्त पत्थरबाजी से लोगों को नहीं मार दिया गया था? क्या उस वक्त आपने सीज़फायर का सपोर्ट नहीं किया था? हुर्रियत से बातचीत आप लोगों ने नहीं की थी क्या? कश्मीर में अभी हालात खराब हुए सर। पाकिस्तान में लश्कर अभी 3 साल पहले बना है सर। मोदी जी ने न्योता दिया है कि 3 साल पहले पाकिस्तान पहुंच गया था, क्योंकि उसे लगा मोदी जी की सरकार पहले तो कुछ करता नहीं था। अखिलेश जी, अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों भूल जाते हैं? कुर्बानी होती है, वो चाहे बीजेपी के टाइम पे हुई हो, वो चाहे कांग्रेस के वक्त पे हुई हो, कुर्बानी होती है। सियासतदानों को ये समझना पड़ेगा। आप कहते हैं जवाब नहीं बनती, हमारे यहाँ पर सीवी था, ये तो सीवी है सर, क्योंकि सुनने वाले सीवी है, ये कोई बैलेंस शीट है। आपके क्रेडिट सुशील पंडित नहीं, ठीक है, सुशील पंडित नहीं मान लिया जाए। अखिलेश मैं इस पॉइंट पे नहीं आना चाहता था। अखिलेश जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि देखिए आज क्या बैठक हो रही है, मोदी जी के पॉलिसी। मैं तो सवाल पूछ ही रहा हूँ शाहनवाज हुसैन से, लेकिन उसके पिता ये कह रहे हैं ये सियासतदान है जो मेरे बेटे को मरने दे रहे हैं। मैं सीधे तौर पर कह दूं कि इनसे नहीं हो पाएगा सर, इनसे अब नहीं हो पाएगा। कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है, कांग्रेस की दी हुई कश्मीर समस्या है।
हुर्रियत को कुछ ऑफर कर रही है बात के लिए और वेट कर रही है कि हुर्रियत रिप्लाई दे। शाहनवाज जी आप ठीक कह रहे हैं, भारत सरकार, शाहनवाज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अखिलेश जी, शाहनवाज जी की सुनिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कांग्रेस की दी हुई समस्या है, ये पिछले 70 साल की नीतियां हैं और इन नीतियों को बदलने के लिए जनादेश दिया गया था। इन्हीं नीतियों को बदलने के लिए जनादेश दिया गया था। प्रताप सिंह पूरा सुनिए, मैंने सबको चुप करवाया था जिस वक्त आप बोल रहे थे। मेरे 2 पैनलिस्ट बाकी है, मेरे को उनका भी कमेंट लेना, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह एक एक करके कमेंट लूंगा, बीच में डिरेल नहीं होगी। 30 सेकंड ये सुशील पंडित के हैं, कोई नहीं लेगा उसे। उसके बाद मैं परवेज आलम के पास जाऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, आई रिक्वेस्ट यू अगेन। सुशील पंडित। शाहनवाज जी ठीक कह रहे हैं। अखिलेश जी की पार्टी की जो नीतियां थी, उन्होंने कश्मीर में जो कोहराम मचाया, 70 साल में जो उसे बर्बाद किया, उन्हीं नीतियों को बदलने का जनादेश शाहनवाज जी की पार्टी भाजपा को मिला था 4 साल पहले। लेकिन पिछले 4 साल में उन नीतियों में से एक भी नीति बदली हो तो बताएं। मैं बताता हूं, उन्होंने 2 नीतियां बदली हैं और वो नीतियां ये हैं कि पहली बार कश्मीर में देखा गया कि आतंकवादियों के जनाजे निकल रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर उनको गन सैल्यूट दिया जाता है और उसके माध्यम से नए रिक्रूटमेंट आती हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया शाहनवाज जी की पार्टी ने नीति में। ये इनकी सॉफ्ट हीलिंग टच पॉलिसी थी जिसने वहां पर लोकल रिक्रूटमेंट को पैदा किया। और उनकी नीतियों का दूसरा, जी हां, और उनकी सर वो बच्चे बिल्कुल भटके हुए, ये 5.5 पौने 6 फुट के दाढ़ी मूंछ वाले बच्चे जिनके हजारों की तादाद में मुकदमे वापस लिए गए। और उन्होंने पहली दफे हमें एक और नजारा दिया कश्मीर में, जिस आर्मी की कदम ताल करते हुए निकल जाने पर उपद्रवी दुबक जाते थे, खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते थे। आज उस आर्मी के एनकाउंटर करते समय उनको पीछे से पत्थर आकर के मारते हैं, मस्जिदों से लाउडस्पीकर से उनको इकट्ठा किया जाता है। ये एक और परिवर्तन देखा हमने आज आप कांग्रेस को कोस लीजिए। कांग्रेस बिल्कुल आज इस हालत में नहीं है कि आपको नसीहत दे, लेकिन आपने हम लोगों की क्या हालत कर दी है। हमारा देशभक्त वर्ग, राष्ट्रवादी वर्ग देश में आज पूछ रहा है कि इस सरकार का विकल्प बताइए 2019 में, ढूंढ करके लाइए कोई। स्वामी ने हालत कर दी है, होली अलायंस है, तुरंत बर्खास्त कीजिए। एक तरफ सिंपैथाइजर बैठे हैं आतंकियों के, दूसरी तरफ इस तरीके से काम नहीं होगा। थापर साहब मैं आता हूं, मैं 2 कमेंट और लेना चाहता हूं। फलाई साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं रमीज मखदूमी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी आंख खुली अब? वो पाकिस्तान परस्त जो कि अपने लोगों को यहां पर यूज करता है, वो तो आपकी बिरादरी के थे ना सर, शुजात बुखारी, उनको मरवा दिया। आज तो कम से कम उसकी परस्ती नहीं करेंगे, आज तो कहेंगे हां लोगों जागो, ये कश्मीर, हमारे कश्मीरियों को मारने के लिए पाकिस्तानी सारी साजिश रच रहा है। जी देखिए, जहां तक कश्मीर की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी का सवाल है, पूरी कश्मीर की जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी इस वक्त सोग में है। जितनी भी अंजुमनें हैं, जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, उन्होंने कंडेम किया है सुजात साहब की किलिंग को, और वो कश्मीर के टावरिंग जर्नलिस्ट में उनका शुमार होता था, और इस किलिंग की सभी ने भर्त्सना की है। लेकिन आप कंक्लूजन्स को पे जल्दी पहुंचते हैं। जब सुजात साहब को कश्मीर टीवी कहते थे, हमारी कहते थे वो इस्लामिस्ट सपोर्टर है, खुलेआम मार दिया जा रहा है, तो कम से कम सिर्फ आप भर्त्सना करेंगे सर? प्रोब होनी चाहिए। क्या इंतजार कर रहे हैं कि आप तक वो तमंचा कब पहुंचेगा? जर्नलिस्ट सच की बात कहते तो आप बताइए ना, लोगों को बताइए, फिर कहते हैं कि लोगों को बताइए, वो जो आईएसआई के एजेंट पकड़े गए, लोगों को बताइए, जिस आईएसआई ने लश्कर को कहा कि जाकर के उसे मार दीजिए, लोगों को बताइए कि ये देखिए ये पाकिस्तान की सच्चाई। 70 साल से कर क्या रहे हैं कश्मीर के साथ? लोगों को यह भी बताने की जरूरत है कि कांग्रेस और बीजेपी ने 30 साल में कौन सा मलबा डाला कश्मीर पाकिस्तान ने कौन सा आपको प्रॉस्परस कर दिया? नहीं, पाकिस्तान की परस्ती से आप कौन सा प्रॉस्परस हो गए? पाकिस्तान ने आपको क्या दे दिया मुझे बताइए भूमि? पाकिस्तान ने आपको क्या दे दिया? पाकिस्तान ने आपको मौत दी, पाकिस्तान ने आपके बच्चों को मौत दी, पाकिस्तान ने हम कश्मीरियों को मौत दी, और आप सोचते थे कि आप बेसिस स्टूडियो में बैठ करके पाकिस्तान की परस्ती करेंगे, वहां से फोन आ जाएगा। उसने आज आपको भी नहीं छोड़ा। ये स्टैंडर्ड है आपका, ये देख लेना चाहिए। मखदूमी आपको देख
देख लेना चाहिए। ये आप हल नहीं कर रहे। ISI ने अगर आज यहाँ पर हुक्म दे करके लश्कर के थ्रू मरवा दिया, लश्कर के थ्रू मरवा दिया शुजात बुखारी को, तो मखदूमी भी टारगेट हो सकता है। वो पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, ये बताना चाहिए मखदूमी को बैठ करके। पाकिस्तान के साथ है आप, को नहीं देखना चाहते। परवेज आलम साहब दूर बैठ करके सब कुछ साफ नजर आता है। कई बार आपने बहुत नजदीक से भी देखा है, क्या सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है? को नहीं देखते हैं जी। मेरी बस 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि शुजात बुखारी का कत्ल जिस तरह से हुआ सरेआम, बहुत तकलीफदेह मामला है। एक वरिष्ठ पत्रकार और एक जुझारू पत्रकार, एक बहादुर पत्रकार, तो मेरी श्रद्धांजलि, उनको नमन और खराज अकीदत में उनको पेश करता हूं। बहुत कमाल के इंसान थे, अच्छे इंसान थे, पहली बात। दूसरी बात यह कि कश्मीर में पत्रकारों के लिए काम करना पहले से भी और ज्यादा फिर से मुश्किल होने लगा है। इससे पहले भी हमले हुए थे, लेकिन इस बात पे सरकार को, और ये सरकार जो है भारतीय सरकार है या जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि एक बार फिर से कश्मीर में हालात इस कदर खतरनाक और इस कदर परेशान कुन क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान पे हम जो हमला करना चाहते हैं बातों से, अपनी और बहुत सारी चीज़ों से, वो हम कर सकते हैं, करते रहेंगे, क्रिटिसिज्म भी पाकिस्तान का जारी रहेगा, लेकिन इस देश में सुरक्षा के लिए और पत्रकारों के लिए जो सरकार है भारत की, जम्मू कश्मीर की, वो जिम्मेदार है, उनको सोचना चाहिए। इसलिए कि पत्रकारों के लिए कश्मीर में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है कि वहाँ से लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते। आखिरी बात मैं कहूँगा कि शुजात बुखारी जैसे पत्रकारों की मुसीबत दोनों तरफ से है, इसलिए कि भारतीय सरकार भी उनसे बहुत ज्यादा कभी खुश नहीं थी, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान समर्थित जो पृथकतावादी हैं या जो आतंकवादी हैं वो भी कभी उनसे खुश नहीं रहे, और मतलब ही नहीं है। इससे पहले भी उनका अपहरण हुआ था, किसी तरह से निकल आए। पहले ये सजेस्ट किया गया था कि जिस लोगों ने अपहरण किया था वो भारत की सरकार के कभी नजदीक थे। नजदीक मतलब ये कि इस तरह के कुछ ऐसे आउटफिट्स होते हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जिनको सरकारों का भी समर्थन होता है। तो मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि मुझे ये नहीं पता कि उनकी हत्या किसने की है, लेकिन ये कि जल्द ही इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली। मौलाना फलाई, एक सेकंड में वापस आ रहा हूं, इनसे कमेंट लेना बाकी रह गया है। मौलाना फलाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ऐसे तौर पर कि कल ईद आने वाली है, ईद आ गई है, पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम मुल्क कहता है, इस्लामिक नेशन कहता है, और ऐसे में जब उसे तोहफा देने के लिए, कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम है उन्हें तोहफा देने के लिए ईद पर सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है, तो लगता नहीं आपको कि आप लोगों को आगे आकर के सबसे पहले यही एड्रेस करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, आंखें खोलनी चाहिए कि कोई ईद नहीं है इन लोगों के लिए, कोई धर्म नहीं है इन लोगों का, अगर ये मुसलमान होते तो रमजान में ऐसा ना कर रहे हो। देखिए, पहली बात आपने, ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, और ये जो मिलिटेंट सर ये बना रहे हैं, ये वही ये रिलेट कह रहे हैं कि रमजान में मारिए ज्यादा आपको जन्नत मिलेगी, रमजान में मारिए ज्यादा आपको सुकून मिलेगा। बता रहा हूं, वो तो इंडोक्ट्रिनेशन ऐसा किया जा रहा है। बता रहे हैं आपने बहुत अच्छी न्यूज चलाई है सचिन जी, जिसके अंदर लिखा है कि कश्मीरी अवाम तो खुश थी इस फैसले से, लेकिन पाकिस्तान को खुश रास नहीं आई है। क्यों? चूंकि अगर सारे कश्मीरी एक साथ खड़े हो गए मिलिटेंसी के खिलाफ, तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी, जो वो आतंकवाद की पॉलिटिक्स करता है, जो इन्फिल्ट्रेशन की पॉलिटिक्स करता है। ये कश्मीरी अवामी हैं जो मेन लड़ सकते हैं इस मिलिटेंट से, और इस तरह के जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे कल 2 लोग शहीद हुए या जिस दिन भी ये फैसला आया, मैं आई रियली अप्रिशिएट कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने फैसला लिया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का और सीज फायर का, लेकिन उसके ही अगले दिन 2 दिन तीसरे दिन क्या हुआ? पहले दिन जवान मारे गए, दूसरे दिन टूरिस्ट मारे गए, फिर तीसरे दिन सिविलियन मारे गए। उनके नजदीक तो ना तो रमजान, ना ईद, ना इस्लाम, ना अल्लाह, ना मौत, किसी चीज का खौफ नहीं है उनके नजदीक। उनके नजदीक तो वो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं। वो कौन सी भाषा है? गोली की भाषा है, जो आप इतनी देर से बोल रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ वही सुलूक किया जाना चाहिए जैसा वो कश्मीरी अवाम के साथ कर रहे हैं और मासूम इंसानों के साथ कर रहे हैं। सर, वो अगर वो पूरा होता प्रेशर उस तरीके से, तो वो प्रेशर भले अखिलेश प्रताप सिंह की तरफ से अब आइए उसके मैं बिल्कुल, या फिर मौलाना की तरफ से होता, तो आते ना आज की डेट में बात आनी चाहिए थी, काले झंडे लेकर के आते, बाहर निकलते कि भैया ऐसा है कि ये नहीं हो सकता, ईद यहां है, रमजान यहां है, आप ये मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, अगर आप ये बात करें तो सबसे पहले तो ये विधानसभा से शुरू होना चाहिए ना। कश्मीर की विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और यहां पे बैठे हुए जो है हमारे स्पोक्स पर्सन, इनसे सवाल करना चाहूंगा कि क्यों नहीं इन्होंने सरकार बर्खास्त कर दी? जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, उनके साथ सरकार बना के बैठे, क्यों नहीं मानते ये सरकार? उनके साथ इन्होंने क्यों एसोसिएशन किया हुआ? क्यों कोalition है? पूछिए इनसे आप, ये सवाल बनता है नहीं वाजिब सवाल कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के अंदर, और इनकी सरकार वहां पे मूर्ख बनी हुई बैठे देख रही है कुछ?
कुछ नहीं बोलने को तैयार है। थापर साहब, यहाँ से डिबेट ओपन होती है। पहला कमेंट आपसे, आपको नहीं लगता कि हर एक का अपना कहीं ना कहीं एक केआर है, हर एक का अपना कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर आदमी सिर्फ उसको एड्रेस किया जा रहा है, इसको एट द एंड ऑफ द डे हम जो भी टॉपिक हो, जो भी डिस्कस करें, उसको लेना देना नहीं है किस प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्योंकि इस समय पर जो सिचुएशन बनी हुई है कश्मीर में और खासकर वैली में, उसके लिए सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो जिम्मेवार हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि कोई और देश होता है जीरो टॉलरेंस हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाती कब तक ये सिचुएशन। एक दहशतगर्द बुरहान वानी, उसको एक पब्लिक हीरो, एक फोक हीरो बना दिया गया है। किसने बनाया उसको? उसमें मीडिया का भी कुछ योगदान है, पॉलिटिकल पैरालिसिस तो है ही है, बाकी जो उधर बैठे हुए गैंग ऑफ 5 मीर वाइज और उसके 4-5 और जो बैठे हैं जिनका कोई रोल नहीं है सिवाय नेगेटिव रोल के, सत्यानाश करने के लिए वो बैठे हुए वहां पे मस्जिदों में बैठ के हर जुम्मे की नमाज पे खुद में पढ़ते हैं कि अगली और बार ज्यादा रिक्रूट होना। अब जब पंडित जी जो पंडित का हुआ था, अयूब पंडित का जो हुआ था, उस दिन तो उन्होंने पूरी आईएसआई की और झंडे लगा के उनके नारे लगाकर बड़ी बातें कर रहे हैं। 2008 में क्या किया आपने, 2010 में क्या किया आपने, 2016 में क्या किया, उसका खामियाजा आप उतर रहे हैं। आप भी तो है उसी का हिस्सा, शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी तो है उसी का हिस्सा का कोई मेंबर कत्ल कर दिया जाए और वो भी पाकिस्तान में कत्ल करे और वो अपने कातिलों को यहाँ पर बैठ करके अपने कातिलों को यहाँ पर डिफेंस करने के लिए हो जाए। मखदूमी, आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं शाबाशी देता हूँ, कमाल है। आज आपको बुखारी साहब भी देख रहे होंगे कि हाँ नीचे मेरा एक दोस्त बैठा है मखदूमी, देखिए वो बैठ करके देखिए। अभी तो नहीं, अभी ठीक है, अभी तो सुपुर्दे खाक भी मेरे ढंग से नहीं हुआ, अभी तो मेरा सुपुर्दे खाक ही हुआ है। देखिए वहां मखदूमी बैठ करके जिन्होंने मुझे मारा है उससे डिफेंस कर रहा है। पॉलिटिकल मसले को समझने में शाहनवाज हुसैन साहब, और कितने प्रूवन चीजें चाहिए सर, बिकॉज आपने कैंसर को जीरो टॉलरेंस करना पड़ेगा। लगाएगी सिचुएशन। शाहनवाज हुसैन साहब सिर्फ ईदी दे करके गिफ्ट ले जा करके नहीं कुछ बदलेगा सर। हमारी तरफ से जीरो टॉलरेंस है और हमारी सरकार है जिसने आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा है, घेर कर मारा है, तलाश के मारा है। नहीं मारा, हमने अभी तक 600 आतंकवादी मारे हैं। अरे सरकार क्या, मैं खुद सरकार जाए मंत्री मारने जाते हैं, सेना ही हमारी किसी दिन हमने हमारी सेना ने सरकार हमारी सरकार आने के बाद हमारे पैरामिलिट्री फोर्स ने सेना पर हमारे सेना सरकारी लगाती है, कोई मानती है हमारी सरकार को कभी आंकड़े देखिए सचिन, हमने कभी नहीं माना। आंकड़े देखिए, आवाम को ध्यान में किया था। पाकिस्तान भी नहीं चाहता था, पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि हम लोग सेना के जवान भी उतने मार रहे हैं जितने लोग इस तरह की पीस की बात करें। पाकिस्तान यही तो नहीं चाहता है, हम तो आपसे उम्मीद करते हैं आप ऐसा न सोचें। पाकिस्तान तो चाहता है कि भारत की तरह ऐसा माहौल बनाया जाए जिसको लेकर ऐसा माहौल बनाया जाए कि पूरे कश्मीर में कत्लो गारत हो। पाकिस्तान यही चाहता है। और यहाँ पर जो बैठ कर ये जो उनके पत्रकार आए हैं और मैं जान रहा हूँ दिल्ली में बुला के ये पत्रकार आए जो शहादत बुखारी के पक्ष में बोल रहे थे। अब ये आगे नहीं है। शाहनवाज जी, मैं आपको बताता हूँ, शाहनवाज जी पहले ये मखदूमी है, ये पत्रकार के भेष में आते हैं, पाकिस्तान की परस्ती करते हैं और चले जाते हैं। ये आप लोगों के लिए, हम इनको सिर्फ इसलिए स्पेस देते हैं, ये आप लोगों के लिए भी देख लेना, जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा सवाल ये है सर, जिसका जिक्र यहाँ पर सुशील पंडित ने किया, अब से पहले क्या कश्मीर जल रहा था, पाकिस्तान उसे जला रहा था, हुर्रियत का पैसा कहां से आ रहा था, किस तरीके की वो साजिश थी, ये सबने देखा था सर। ये बहुत अनाउंसमेंट की गई, मोदी सरकार की उम्मीद थी और हर एक ने इस उम्मीद के साथ अपना समा बांधा कि ये सरकार आई है, अब ये कत्लो गारत रुकेगा, कश्मीर में अमन लौटेगा। लेकिन सर हुर्रियत वही करती रही, हुर्रियत बरगलाती रही, हुर्रियत अब भी वही कर रही है, पत्थर वो हाथ में पकड़ा रही है। आतंकी हमारे लोगों को मार रहे हैं, हम वैसे ही सॉफ्ट स्टेट बने हुए हैं, हमारे पास कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। सर क्या चेंज हो गया, मैं ये कह रहा हूं एक नीति जो बदली हो बताइए, एक बता दीजिए जो बदला हो जिससे हम ये कह सके कि हाँ हमने ये चेंज कर दिया, फिर तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। पहले आप, फिर उसका जवाब अखिलेश प्रताप सिंह। हमने आतंकी के साथ, आतंकवादियों के साथ, उसके आका पाकिस्तान के साथ सख्ती की है।
पाकिस्तान चाहता है कि वहां पर इस तरह की हरकत होती रहे। हमको कहीं से भी ऑपरेशन ऑल आउट आपने हजारों लोगों के भारत में वापस आईएसआई चाहता है कि कश्मीर में एक जवान के बदले 10 सर कांगे, हमने एक सिर के बदले 10 सर कांगे सर। जब सीज फायर तोड़ा एक जवान के बदले 10 सर कांगे सर। मुझे बताइए, पाकिस्तान को वैसे पानी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में चीनी पाकिस्तान से आ रही है सर, यहाँ की चीनी जड़ रही थी, पाकिस्तान से वैसे ही एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान से वैसे ही इंपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान से सब कुछ वैसा ही चल रहा है। 10 महीने में आप गलत बयानी कर रहे हैं शाहनवाज जी। शाहनवाज साहब, आपने कौन सी मजबूरी है सर कि लोगों की जान, सैनिकों की जान सस्ती, चीनी महंगी, कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं। महंगा जारी कंपनीज को आपने लाइसेंस दे रखा है पाकिस्तान में ट्रेड करने का, एक्सपोर्ट करने का। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, फिर अखिलेश प्रताप। आप बताइए शाहनवाज जी कि आपने सारी कंपनीज को लाइसेंस दे रखा है पाकिस्तान में ट्रेड करने के लिए, वहां पर पिछले 30 साल से क्या इस देश के सुरक्षा बल आतंकवादियों को नहीं मार रहे थे? आपको देश ये आपकी देन है। वो लोग पिछले 30 साल में हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों को ठिकाने लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? हमने कोई आपने कोई परिवर्तन किया है, नई नीति लाए हैं? पूरे दुनिया नहीं, आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? ये आपकी नीति है क्या कि आतंकवादी सुरक्षा बलों द्वारा ठिकाने लगाए जाएंगे? पहले से करते आ रहे हैं। हमने किया। आपका तो गठबंधन ही गलत है, आपका तो गठबंधन ही जिस सरकार की पार्टी के साथ है वही गलत है। मुकदमे आज में नेता बोल रहे हैं, अनहोली कोएलिशन बोला है आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। बोलते रहे आप पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमे लेने की, वापस लेने की नीति आपकी है। सचिन साहब, मेरे पास कुछ बाइट्स हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ बाइट्स हैं, सवाल पूछिए आप। मेरे पास कुछ बाइट्स हैं, शाहनवाज जी एक सेकंड, शाहनवाज जी हो सकता है, एक सेकंड, मेरे पास कुछ बाइट्स हैं, इसलिए वो बातों को घुमा रहे हैं। एक सेकंड, इसलिए मैं आपसे कह दूं, ठीक है, यहाँ पर बैठ के सरकार की आलोचना कर लीजिए। नहीं, ठीक है शाहनवाज जी, मैं चलिए मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं, आप कम से कम आलोचना को स्वीकार करने के लिए आते तो हैं, बात तो सुनते हैं। सुनिए शाहनवाज जी सुन लीजिए, ऑपरेशन बंद किया है। नहीं, ठीक है शाहनवाज जी, सरकार के आप प्रवक्ता हैं, सरकार के आप प्रवक्ता है, अपनी पॉलिसी पर आप सफाई देंगे, अपनी पॉलिसी को आप डिफेंड करेंगे, ये आपका काम है। विपक्ष में अखिलेश बैठे हैं, वो अपना सवाल पूछेंगे, वो उनके अपने। यहां पर हमने हर तरह का पैनल बैठा है, वो अपनी जवाब देगा। लेकिन सर लोग क्या सोचते हैं? मैंने आपको एक सेंटीमेंट की बात की ना, मैं तो एक सूत्रधार हूं, हमने लोगों से भी बात की। आपको लगता होगा कि नहीं ठीक है आपकी पॉलिसी है, पर वो कितनी इफेक्टिव है कि नहीं है, कुछ हमने लोगों से बात की है सर। देश के लोगों का वो मूड सुन लीजिए, फिर हम सियासतदान की नजर से आपसे और अखिलेश जी से दोनों से इस पर जवाब चाहेंगे। प्ले कीजिए। पॉलिटिक्स इंटरफियर नहीं होगा तो अपनी आर्मी जो है वो अच्छा काम कर सकती है कश्मीर में। ये कुछ रमजान देखने का नहीं, सीधा जो है सैनिक को उनको बोलने का, ऑर्डर दे देने का, जो उधर से फायरिंग होता है तो अपन भी फायरिंग कर देने का, सीधा उनको उड़ा देने का, रुकने का नहीं जिंदा। जो काम करना है मिलिट्री को वो करना ही मांगता है, भले मोहर्रम का रहने दो, गणेशोत्सव रहने दो या क्रिश्चियन लोगों का रहने दो। आतंकवादी या जिस तरीके से वहाँ जो गोलीबारी हो रही है उसको वैसा ही जवाब देना मांगता है। जो सैनिकों को शहीद किया जाता है जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਊ। शाहनवाज हुसैन साहब, किसी को बीच में बिना डालते हुए नेता नेता नेता, सरकार सरकार सरकार, वो यही बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी की सरकार, कौन सी पार्टी की सरकार पहले थी। ये आपने सेंटीमेंट सुना, आप 40 सेकंड, फिर अखिलेश प्रताप सिंह, उसके बाद मैं इसमें आर्मी। जी हमने सुना। देखिए, हमें विरासत में कश्मीर की समस्या मिली, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले से तय किया आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस। आतंकवादी जो था उसको चुन चुन कर मारा गया, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग किया है। हमने वहाँ पर ज़रूर 1 महीने के लिए प्रोएक्टिव ऑपरेशन बंद किया था, लेकिन वो दिन आज ख़त्म हो रहा है। आतंकवादी बचेंगे नहीं। जो पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि औरंगज़ेब की भी हत्या पाकिस्तान के इशारे पर हुई, और वहाँ के जो मीडिया के बुखारी साहब की भी हत्या हुई है, ये भी एक बड़ी साजिश है। सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कश्मीर में अमन हो, शांति हो, और आतंकवादी को चुन चुन कर मारा जाए। 2014 में बीच में रमजान में हमने जरूर इस बात की फिक्र की कि आम आदमी को उसकी वजह से बिलीव किया था कि हाँ विरासत में आपको जरूर कश्मीर समस्या मिली है, कश्मीर पूरे तरीके से डिस्टर्ब है, अब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोबारा शायद वो इस पर बिलीव ना करें। अखिलेश प्रताप, समाधान हम ही करके दिखाएंगे।
बचेंगे तो दिखाएंगे। सुनिए, आपने प्रश्न किया, मैंने सुना शाहनवाज भाई को। जहां फेल है वो सब कांग्रेस की विरासत में मिली है, और जहां हिंदुस्तान दुनिया के मुकाम पे है, हर चाहे महाशक्ति हो, चाहे आर्थिक, चाहे मेधा, चाहे सामरिक, चाहे सैन्य, चाहे तकनीकी, वो सब पिछले 4 वर्षों में माननीय मोदी जी के कारण हुआ है। अभी आप पूछ रहे थे कि एक कोई कदम बता दें। 370 गए थे हटाने तो वादा करके, और लोकसभा में कहते हैं कैसा 370 नहीं हटाया जाएगा। बिना पाकिस्तान के चाय की चीनी के बगैर इनको चाय नहीं, सुबह सुबह बेटी में पाकिस्तान के चीनी की चाय चाहिए, और बातें करते हैं कहाँ से कहाँ। एक नीति तो बताओ पहले आप। जिस हुर्रियत से आप विदेश सचिव लेवल की वार्ता को निरस्त किए थे कि वो हुर्रियत से बात करने के पहुंच गया, उसी हुर्रियत को आप ऑफर दे रहे हो कि मेरा ऑफर है, और उसके ऑफर का इंतजार कर रहे हो कि वो क्या रिस्पांस करता है। पहले नीति बना लो। इंटरनेशनल नीति आपकी पाकिस्तान या विदेश नीति पे कुछ नहीं है, आपकी सिर्फ एक नीति है हमारे प्रधानमंत्री जी की, सिर्फ छपास और टीवी पे दिखास, सिर्फ पब्लिसिटी। ठीक है अखिलेश जी, पूरा पीएमओ दिन रात ये लगा रहता है कि कल किस तरह से कौन सा इवेंट हो कि जिसमें मोदी जी को स्पेस मिले और सिर्फ मीडिया में जगह प्राप्त करे, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे हमारा आंतरिक कोई सुरक्षा की बात हो, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सिर्फ मोदी जी का सारा प्लान, सारा ध्यान उनकी पब्लिसिटी पे, उनका पूरा भारत सरकार इसी पे लगा हुआ है कि रोज मीडिया को कैसे स्पेस दे दे। एक दिन देखा टहल रहे थे लॉन में टहल रहे थे, उसका भी वीडियो डाला था कई मल्टी कैम लगा करके। मैं तो सोचा कि मोदी जी अब पत्थर उठा लेंगे। अखिलेश जी और शाहनवाज हुसैन को भी कहा, अखिलेश जी मैं आपको भी कहता हूं, लोग समझ चुके हैं, एक सरकार कश्मीर का बेड़ा कर करके जाती है पाकिस्तान से हाथ मिला करके, उसके बाद दूसरी सरकार करती है, दूसरी सरकार कहती है कि नहीं इस्तेमाल नहीं किया। ये खेल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और ये शहीदों के पिता को समझ में आ रहा है, उन परिवारों को भी समझ आ रहा है। लेकिन परवेज आलम साहब ठीक है, मेरे को बाकी लोगों के पास भी जाना है। 30 सेकंड परवेज आलम साहब, क्या हमारे पास इतना पॉलिटिक्स, हमारे पास इतना डिप्लोमेटिक यूं कहें कि पॉलिसी पैरालिसिस है कि हम इजराइल को, हम फिलिस्तीन को एक नजर से देखना अफोर्ड कर सकते हैं, हम ईरान को, अमेरिका को एक नजर से देखना अफोर्ड कर सकते हैं, रशिया चाइना के सामने आंख तरार कर बात कर सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं संभलता सर। इतना सॉफ्ट स्टेट हो जाते हैं, भले हमारी सरकारें बदल जाए। परवेज आलम 30 सेकंड। जी देखिए, मैं बस जल्दी से अपनी बात कहूंगा ताकि और लोगों को और ज्यादा मौका मिल सके। है ये कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो बड़ी दावे से मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरह से वो जो सरकार थी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बहुत अच्छे से आ रही है प्रवेश साहब। जी हाँ, तो वो पूरी एक प्रोएक्टिव सरकार थी जिसमें बहुत सारी चीजें हुई, और चाहे वो पाकिस्तान के साथ संवाद हो या कश्मीर के मामले पे, बल्कि कहा यह जाता था कि अगर ये सरकार एक बार और अगर शासन में आ जाती है तो शायद कश्मीर की समस्या का भी समाधान कर सकती है। तो मैं उनको पूरे मार्क्स देता हूं कोशिश करने के लिए। यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत मशहूर डायलॉग जुमला है एक्चुअली, जो संवाद के हवाले से उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा इंसानियत के दायरे में हम किसी से भी बात कर सकते हैं। मतलब ये कि वो बात करने के लिए तैयार थे और बात की भी थी, और परिस्थितियां भी इसी तरह की थी। आज सिचुएशन 4 साल में मुझसे नहीं, आप और लोगों से पूछ लीजिए, कश्मीर में स्थिति बद से बदतर हुई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार भी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुमत है, कौन रोकता है उनको कुछ भी करने से? तो मतलब ये है कि हालात खराब हुए, और डायलॉग आप किसी से नहीं कर रहे हैं, संवाद किसी से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धमकियां दे रहे हैं। डायलॉग से पहले हुआ, आपने नंबर तो पूरे दे दिए वाजपेयी साहब को, लेकिन वो डायलॉग से यहां तक पहुंच गया। यही सॉफ्ट स्टेट है कि पाकिस्तान एम्बेसी इफ्तार करती है और प्रोटेक्शन सिक्योरिटी लेकर के, वही अलगाववादी सिक्योरिटी लेकर के यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में इफ्तार करने के लिए, और बाहर आके कहते हैं हम तो इस देश का हिस्सा ही नहीं है सर। न्यू दिल्ली की इंडियन एयरलाइंस में बैठ करके आते हैं। कश्मीर का समाधान रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन कश्मीर में आप स्थिति को कंटेन कर सकते हैं। ये सरकार स्थिति को कंटेन करने में भी नाकाम है। मैं पहले आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान हमारे से कहीं कट्टरपंथी है इन सब मामलों में। लाल मस्जिद रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर आतंकवादी आ गए थे, छिपते थे और सब कार्रवाई करते थे। उन्होंने कुछ नहीं देखा, धर्म वगैरह सब एक साइड में छोड़ दिया,
और पूरी जो कमांडोज थे उनके एसएसजी, उन्होंने अटैक किया, 250 आदमियों को मार दिया, लड़कियों को मार दिया। तो आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे आप धर्म करके पूरा सत्यानाश कर रहे हैं सिचुएशन। सर वोट चाहिए ना, तो हाँ वोट चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन सचिन जी, शहादत का मतलब नहीं है। मुझे ये बताइए, जो जनाजे जाते हैं उनके ऊपर आईएसआई के झंडे लगे होते हैं, उनके ये तो ऊपर बैन हो सकता है, झंडे ये तो लगे बैन हो होते हैं। सकता है। स्थिति अगर परवेज आलम कह रहे स्थिति कंटेन कर सकते हैं, कंटेन तो ऐसे हो ही सकते हैं ना, क्यों खुले में घूमने देते हैं, क्यों भाषण देने देते हैं? 30 सेकंड सर। इसलिए क्योंकि देश भर में तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कश्मीर में उनकी नीति है पीडीपी का हाथ और हुर्रियत का विकास। घुटने टेक दिए हैं साहब। शर्म आती है कि ये वही पार्टी है जो सिद्धांत बघारती थी, जो अपने घोषणा पत्रों में कहती थी, प्रतिबद्धता दिखाती थी, राष्ट्रवाद को, देशभक्ति को आगे रख करके सब चलाती थी, वो आज सच मानिए विश्वास नहीं होता है कि ये वो नेतृत्व है और ये वो सरकार है। आपके कार्यकर्ताओं को, आपके स्वयंसेवकों को विश्वास नहीं होता है कि इस सरकार को चुना था 4 साल पहले। आपने शर्मिंदा कर दिया है पूरे आंदोलन को। हफ्ते भर बाद पुण्यतिथि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, शर्म कीजिए। 23 जून को पुण्यतिथि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, शर्म कीजिए। आपने कश्मीर की वो हालत कर दी है जो कभी सपने में नहीं सोचा था। सवाल करने का वक्त नहीं है, अपनी कोई बात रखनी है सकते हैं, वक्त इतना ही है। मखदूमी आज भी अगर घर जाके सोचिएगा, अकेले बैठिएगा, शीशे के सामने बैठिएगा, बहुत साल इकट्ठे काम किया होगा। जब शुजात बुखारी को थोड़ा सा याद कीजिएगा, आंखों में हल्की सी आपके अंदर शर्मिंदगी और शर्म ना आए, फिर कहिएगा शुजात बुखारी को उसी पाकिस्तान ने मार दिया जिस पाकिस्तान की परस्ती यहाँ बैठ करके करते हैं। इसलिए मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, 20 सेकंड हालांकि टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन मैं वो वक्त आपको दे करके पाकिस्तान की जय जयकार करके जायज नहीं करना चाहता। मुझे लगता शायद आज अपने साथी के साथ खड़े होंगे, लेकिन नहीं। मौलाना 30 सेकंड लास्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि आईएसआई के कहने पे शुजात बुखारी की हत्या होती है, आपके औरंगजेब की हत्या हो जाती है, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर, LIU और हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? यानी हमारी सरकार इतनी वीक है कि आईएसआई कुछ भी चाहे, पाकिस्तान कुछ भी चाहे, वो कश्मीर के अंदर करा देता है, और हम वहां पर खामोश खड़े होकर एक साइलेंट मोड के अंदर देख रहे होते तमाशा, अपने लोगों को मरते हुए, अपने जवानों को मरते हुए। हम कुछ नहीं करने को तैयार। तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी जितनी भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है या प्रशासन है, वो क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा है? इसका मतलब है कि सरकार का फेलियर है। इसको सिर्फ आईएसआई से जोड़ के ना देखा जाए। तो सभी का है ना, ये फेलियर है। और आखिरी बात आलोक जी, आखिरी बात अखिलेश जी के लिए भी और शाहनवाज साहब के लिए, कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम सबको मिलजुल कर लड़ना होता है। अगर हम उसमें आरोप और प्रत्यारोप करते रहेंगे तो उन समस्याओं का हल कभी नहीं निकल पाएगा और उन समस्याओं पर हम कभी नहीं जीत पाएंगे। वक्त मेरे पास इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अब कई बार ऐसा लगता है, ना जाने जब इस पर डिबेट होती है और इस तरह की खबरें सामने आती है, जब उस बिलखती हुई माँ को हम देखते हैं, बहन को देखते हैं, पिता को देखते हैं, ऐसा लगता है अब तक ये होता था कि कर लीजिए इससे पहले कि देर हो जाए। अब तो कहीं ना कहीं ये लगता है क्या देर हो ही चुकी है, अब कोई हल नहीं है।